हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है डीएलईडी से रिलेटेड, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड। मैं इसकी फुल फॉर्म बता रही हूँ। ये क्या है, टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होता है। तो उसकी क्या है, अभी हाल ही में फॉर्म निकले हुए थे और इसकी क्या है, अभी पेपर होने वाले हैं। फरवरी के आसपास या जनवरी के लास्ट में उसका एग्जाम होगा। तो उसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि डीएलईडी पे वीडियो लेकर आओ, तो मैं उसी पे वीडियो लेकर आई हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, राष्ट्रीय नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए है? ऑप्शन ए है 3 से 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी है 6 से 10 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी है 3 से 8 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी है 6 से 14 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 3 से 8 वर्ष। 3 से 8 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो प्राथमिक शिक्षा है, इन लोगों के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। आरटीई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ये जो आरटीई एक्ट है, ये किस साल लागू किया गया था? 2007 में लागू हुआ, 2008 में हुआ, 2009 में हुआ या फिर 2010 में हुआ? तो डी इसका राइट आंसर है, 2010 में। ये जो आरटीई है, यानी जो शिक्षा का अधिकार है, वो अधिनियम संसद द्वारा अगस्त 2010 में पारित किया गया था और इसे जो है राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में लागू किया था। वैसे तो अगर देखा जाए तो 2009 में इसको लागू कर दिया गया था, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें, पूरे देश में बात करें, तो 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ वो आप लोग नोट करते जाइए। 2009 में इसको लागू किया गया था, लेकिन पूरे अगर देश की बात की जाए तो पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू कर दिया गया था। दोनों ही मैंने आंसर बता दिए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अनुशासन, ऑप्शन बी रटनत विद्या, ऑप्शन सी सर्वांगीण विकास, ऑप्शन डी परीक्षा पास करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? क्या बोला क्वेश्चन में? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है शिक्षण विधि से, ऑप्शन बी है अधिगम के उद्देश्य से, ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम से, ऑप्शन डी है मूल्यांकन से। तो बी इसका राइट आंसर है, अधिगम के उद्देश्य से। ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये जो है, ये अधिगम के उद्देश्य से संबंधित है। ये जो ब्लूम का वर्गीकरण है, ये 1956 में बेंजामिन ब्लूम और उनके सहयोगियों द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों को क्या किया था, बांटने के लिए इसको प्रस्तुत किया गया था, यानी इसके वर्गीकरण के लिए क्या है, इसको प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं।
प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है सूत्र याद कराना, ऑप्शन बी है समस्या समाधान, ऑप्शन सी है अंक लेखन, ऑप्शन डी है रटंत अभ्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर है समस्या का समाधान। प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या है? समस्या का समाधान कराना। ये जो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों में जो है समस्या की समाधान की क्षमता और उनके गणितीय विचारों को उनका हिस्सा बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो बोला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई लागू किया गया था। सीसीई कब लागू किया गया था? 2005, 2006, 2009, 2011 यानी 2009 में ये जो सीसीई है यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है उसे 2009 में लागू किया गया था। ये जो सीसीई है यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूअस एंड इम्प्रेसिव इवेल्युएशन इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी है इंग्लिश में, वैसे हिंदी में साइड में दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म, लेकिन हिंदी में क्या है? सीसीई कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवेल्युएशन। इसको भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए एक नीति के रूप में 2009 में लागू किया गया था। इसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी जो सीबीएसई है उसके द्वारा 2009 से 2010 के शैक्षणिक सन के शुरू में किया गया था। क्या है? सीबीएसई द्वारा इसको कब लागू किया गया था? शुरू किया गया था 2009 से 2010 में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। भाषा शिक्षण का सही क्रम है। ऑप्शन ए है पढ़ना लिखना सुनना बोलना, ऑप्शन बी है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ऑप्शन सी है लिखना पढ़ना बोलना सुनना, ऑप्शन डी है बोलना सुनना पढ़ना लिखना। तो बी इसका राइट आंसर होगा। जो भाषा शिक्षण का सही क्रम होता है वो होता है सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। भाषा शिक्षण का सही क्रम क्या होता है? सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। जो भाषाई कौशल है उसका प्राकृतिक और जो वैज्ञानिक क्रम सुनना बोलना पढ़ना और लिखना ही माना जाता है। सबसे पहले एक बच्चा क्या करता है? आवाजों को सुनता है, फिर उन्हें दोहराकर बोलना सीखता है, उसके बाद वह लिखित यानी लिखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है और अंत में वो क्या करता है? खुद से लिखना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? कौन सी होती है? जो बालक की प्रथम पाठशाला होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए है विद्यालय, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी खेल का मैदान। क्या होगा इसका राइट आंसर? जो बालक होते हैं बच्चे होते हैं उनकी जो पहली पाठशाला होती है वो क्या होती है? तो इसका आंसर तो बहुत इजी, सबको पता होना चाहिए, परिवार। एक बच्चा सबसे पहले पढ़ना या लिखना थोड़ा बहुत कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है। इसलिए क्या है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? उसका परिवार होता है। यानी बालक की जो प्रथम पाठशाला उसके परिवार को कहा जाता है, क्योंकि बच्चे का जो शुरुआती विकास होता है शिक्षा संस्कार और सामाजिक नियम यहीं से शुरू होते हैं। क्या है? शिक्षा विकास संस्कार ये सारी चीजें कहाँ से शुरू होती है? तो ये परिवार से शुरू होती है। माता पिता और परिवार के जो और भी सदस्य होते हैं वो बच्चों के लिए पहले शिक्षक और मतलब शिक्षक आदर्श माने जाते हैं, जिनसे उनके जीवन के मूल्यों और व्यवहार की शिक्षा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार किससे जुड़ा है? समाज से, संस्कृति से, बालक से या पाठ्यक्रम से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, बालक। ये जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार है, ये बालक से जुड़ा हुआ होता है। क्या है? शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार कौन होते हैं? बालक होते हैं, यानी बच्चे होते हैं। क्योंकि जो शिक्षा है, उनका मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु शिक्षार्थी यानी छात्र होता है। कौन होता है? छात्र होता है। या फिर बालकों के व्यवहार, जैसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं, रुचि यानी इंटरेस्ट और मानसिक योग्यताओं को समझने पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। बुद्धि परीक्षण की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए है पियाजे, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी बिने, ऑप्शन डी स्किनर। बुद्धि परीक्षण की अवधारणा किसने दी है? तो सी इसका राइट आंसर है, बिने ने। ये जो बुद्धि परीक्षण की अवधारणा है, ये फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने हैं। इनका पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने द्वारा इसकी क्या है? बुद्धि परीक्षण की अवधारणा दी गई थी। और कब दी गई थी? अगर डेट की बात की जाए कि बुद्धि परीक्षण की अवधारणा किसने और कब दी, क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो कब दी गई थी? 1904 में। बुद्धि परीक्षण की अवधारणा 1904 में, और किसके द्वारा दी गई थी? तो वो है अल्फ्रेड बिने के द्वारा। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बताती जा रही हूँ, वो सब आप लोग नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है जॉन ड्यूई, ऑप्शन बी है किलपैट्रिक, ऑप्शन सी हर्बर्ट, ऑप्शन डी मोंटेंसरी। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक तो कौन है? बी इसका राइट आंसर होगा। बी विल बी द राइट आंसर। प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक हैं, वो कौन है? इनका पूरा नाम मैं बता देती हूँ। WH किलपैट्रिक। इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है। अगर जैसे क्वेश्चन में, एग्जाम में फुल फॉर्म के साथ दे अगर एग्जाम में हो सकता है WH किलफैक्टर दे दे ऑप्शन में, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। मैं पहले ही बता देती हूँ, WH किलपैट्रिक ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या है, इस विधि को क्या किया था? प्रतिपादन किया था। सवाल नंबर 12 पे आते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल सामान्य बच्चे, ऑप्शन बी है केवल दिव्यांग बच्चे, ऑप्शन सी है सभी बच्चों को समान अवसर, ऑप्शन डी है केवल मेधावी बच्चे। समावेशी जो शिक्षा होती है, उसका क्या उद्देश्य है? जो बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो वो उद्देश्य क्या है? सी इसका राइट आंसर है, सभी बच्चों को समान अवसर देना। अब ऐसा तो नहीं कि शिक्षा केवल क्या है, एक सामान्य बच्चों को दी जाएगी, या फिर जो हैंडीकैप बच्चे हैं उन्हें सिर्फ शिक्षा दी जाएगी, या फिर मेधावी बच्चे। लेकिन क्या है, सारे बच्चों को समान अवसर मिलेगा शिक्षा का। इसका यही उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, मोंटेसरी पद्धति किस आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए है 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन बी है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन सी है 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन डी है 10 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ये जो मोंटेसरी पद्धति है, किस आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है? 20 का राइट आंसर है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ये जो मोंटेसरी शिक्षा पद्धति है, इसमें बच्चों को आमतौर पर जो जो मिश्रित वर्ग के बच्चे होते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है। और प्राथमिक स्तर पर अगर बात की जाए, तो कक्षा अक्सर जैसे 6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, या फिर 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षाएं होती है, वो 6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, या फिर 6 से 12 वर्ष की आयु के लिए होती है। जबकि मोंटेसरी अगर स्कूलों की बात की जाए, तो
3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इसको क्या है, विशिष्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का कार्य है। सीखने की प्रक्रिया में कौन से शब्द आते हैं, क्या आता है उसमें? ऑप्शन ए है रोकना, ऑप्शन बी है दंड देना, ऑप्शन सी है रुचि उत्पन्न कराना, ऑप्शन डी है परीक्षा लेना। किसी बच्चे को अगर हम कुछ सिखाते हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा? क्या उसे रोक कर सिखा सकते हैं, या उसे दंड देकर यानी पनिशमेंट देकर उसे कुछ चीजें हम सिखा सकते हैं, या उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करके हम उसे सिखा सकते हैं, या फिर परीक्षा लेकर? तो सी क्या है इसका राइट आंसर होगा, रुचि उत्पन्न कराकर। पहले क्या करना होगा हमें, उस बच्चे में क्या है, पहले इंटरेस्ट जगाना होगा उसका, फिर उसके बाद क्या है, उसको उसे प्रेरणा देना होता है। जो शिक्षार्थी होते हैं उनको प्रभावित करने वाला सबसे पहला और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कारक माना जाता है, वो क्या होता है, रुचि उत्पन्न कराना। यदि किसी बच्चे को सीखने की प्रेरणा या फिर उसका अभाव है तो किसी भी प्रकार का दबाव देना बेकार है। अगर किसी बच्चे को उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसको कुछ भी सिखाना बेकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो होती है यानी एनसीएफ 2005 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है परीक्षा प्रणाली से, ऑप्शन बी शिक्षण भर्ती से, ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम से, ऑप्शन डी है विद्यालय प्रबंधन से। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है ये 2005 किससे संबंधित है? तो सी इसका राइट आंसर होगा पाठ्यक्रम से। ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ जो है 2005 भारत में स्कूली शिक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा है जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद द्वारा इसे विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। बालक के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है फ्राइड, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। 20 का राइट आंसर है पियाजे। बी क्या है इसका राइट आंसर है, जो स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सिद्धांत दिया। क्या है इनका पूरा नाम? स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे। जो मैं फुल फॉर्म सॉरी जो मैं पूरे नाम बता रही हूँ, ये जो संज्ञानात्मक जैसे जो ये हैं वैज्ञानिक हैं, इन सभी के मैं क्या है बता रही हूँ नाम पूरे पूरे, तो उससे आप लोग नोट कर लीजिए। स्विस मनोवैज्ञानिक, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक है जीन जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। अधिगम का अर्थ है, अधिगम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ऑप्शन बी है अस्थायी परिवर्तन, ऑप्शन सी है रटंत विद्या, ऑप्शन डी है परीक्षा उत्तीर्ण कराना। तो ए क्या होगा इसका राइट आंसर है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। जो मनोविज्ञान में है वो क्या है, अधिगम यानी सीखना को, अधिगम यानी सीखना, अधिगम यानी सीखना को अनुभव अभ्यास या अध्ययन के परिणाम स्वरूप व्यवहार या व्यवहार की क्षमता को क्या करना है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है? अंतर्दृष्टि, प्रयास एवं त्रुटि, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियात्मक अनुबंधन।
ये जो थॉर्नाइड का सिद्धांत है, थॉर्नाइड क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है, तो इनका क्या सिद्धांत है? तो प्रयास एवं त्रुटि। ये जो थॉर्नाइड है उनके अनुसार सीखने का क्या मतलब है कि प्रयास एवं त्रुटि, यानी जो ट्रायल और एरर होते हैं उसके द्वारा होता है। जब किसी समस्या का समाधान तुरंत उपलब्ध नहीं होता है तो व्यक्ति जो है क्या करते हैं, समाधान खोजने के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। विद्यालय में अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार है। ऑप्शन ए है कठोर, ऑप्शन बी है ब्राह्मा, ऑप्शन सी आत्मानुशासन, ऑप्शन डी है दंडात्मक। विद्यालय में अनुशासन का जो सर्वोत्तम सबसे अच्छा क्या प्रकार है? तो सी इसका राइट आंसर है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन मतलब अनुशासन, नियमों और जो विधि होती है उनका पालन करना। इसका क्या मतलब है कि जैसे जिसका अर्थ क्या होता है कि बिना किसी बाहरी दबाव के नियमों का पालन करना। विद्यालय में अनुशासन को सबसे ऊपर यानी सर्वोत्तम प्रकार का अनुशासन माना जाता है, जहां छात्र आंतरिक प्रेरणा से नियमों का पालन करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दोष निकालना, अंक देना, सुधार करना या डर पैदा करना। तो सी इसका राइट आंसर होगा सुधार करना। किसी भी चीज का हम इवेल्युएशन कब करते हैं? कंपेयर करके। तो जब कंपेयर किया जाता है तो क्या दोष निकालना होता है या डर पैदा करना होता है? क्या करना होता है? हमें सुधार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य है। ऑप्शन ए समय व्यर्थ करना, ऑप्शन बी शिक्षा को आराम देना, ऑप्शन सी सीखने को रोचक बनाना, ऑप्शन डी है केवल प्रदर्शन। शिक्षण सहायक सामग्री क्या उद्देश्य है? तो सी इसका राइट आंसर होगा सीखने को रोचक बनाना। जो भी शिक्षा की जो सहायक सामग्री होती है उसको क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्या होता है उसका उद्देश्य? तो सीखने को रोचक बनाने के लिए क्या किया जाता है? शिक्षण सहायक सामग्री दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। समूह कार्य से विकसित होता है, यानी ग्रुप में कार्य करने से क्या विकसित होता है? ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, ऑप्शन बी है सहयोग, ऑप्शन सी है भय, ऑप्शन डी है आलस्य। तो बी क्या है इसका राइट आंसर है सहयोग। जो ग्रुप में कार्य करने से क्या होता है? एक दूसरे का सहयोग बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस किससे संबंधित है? केवल विज्ञान से, केवल समाज से, केवल पर्यावरण से या फिर केवल भाषा से? सी इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर जो ईबीएस होता है वो पर्यावरण से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण का त्रिकोण है। शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी है शिक्षक विद्यालय समाज, ऑप्शन सी छात्र अभिभावक विद्यालय, ऑप्शन डी शिक्षक छात्र और परीक्षा। तो ए इसका राइट आंसर होगा शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम। जो शिक्षण होता है उसका त्रिकोण क्या है? मतलब शिक्षा में क्या चीजें ज्यादा जरूरी है? शिक्षक यानी टीचर, बच्चे और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बालक की जिज्ञासा सबसे अधिक होती है। जो बालक बच्चे होते हैं उनकी जिज्ञासा सबसे ज्यादा किस एज में होती है? ऑप्शन ए है किशोरावस्था में, ऑप्शन बी है वृद्धावस्था में,
ऑप्शन सी है बाल्यावस्था में, ऑप्शन डी है युवावस्था में। तो सी इसका राइट आंसर है बाल्यावस्था में, यानी बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें किसी भी चीजों को सीखने की एक अलग सी जिज्ञासा होती है, रुचि होती है। किस एज में होती है? तो वो है बाल्यावस्था में, यानी जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें किसी भी चीज को सीखने में क्या होती है? रुचि होती है, जिज्ञासा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। खेल विधि किस स्तर पर अधिक उपयोगी है? ऑप्शन है उच्च शिक्षा, ऑप्शन बी है माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन डी है विश्वविद्यालय। तो सी इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक स्तर पर। जो खेल विधि है वो प्राथमिक स्तर पर अधिक उपयोगी है। बच्चों को क्या है, खेल खेल में ही क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, कुछ सिखाया जाता है। प्राथमिक शिक्षा या फिर प्राथमिक स्तर मतलब जैसे जो ए फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक के जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, और उसके बाद जो सिक्स से होते हैं टेंथ तक के उन्हें माध्यमिक शिक्षा बोलते हैं, और जो टेंथ से ट्वेल्थ के होते हैं उन्हें उच्च शिक्षा बोलते हैं, और विश्वविद्यालय यानी कॉलेज लाइफ को बोलते हैं। कॉलेज स्टडी जो होती है उसे कहते हैं। तो जो प्राथमिक स्तर है यानी जो फिफ्थ क्लास तक के बच्चे जो को कैसे बताया जाता है, कुछ भी चीजें कैसे सिखाई जाती है, तो खेल विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने में सबसे प्रभावी इंद्रिय है। कुछ चीजें हम सीख रहे हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावी जो इंद्रिय है वो कौन सी है? श्रवण, ऑप्शन है श्रवण, ऑप्शन बी है दृष्टि, ऑप्शन सी है स्पर्श, ऑप्शन डी है स्वाद। तो बी क्या है इसका राइट आंसर है, यानी आंख। जैसे श्रवण यानी सुनना, सुनते किससे? हम कान से सुनते हैं। दृष्टि देखते किससे? आंख से देखते हैं। स्पर्श यानी स्किन, छूकर। ऑप्शन डी है स्वाद, तो स्वाद का तो इसमें कोई काम नहीं है, स्पर्श का भी कोई काम नहीं है, लेकिन सुनना और देखना ये सारी क्या है प्रभावी इंद्रिय। सबसे ज्यादा काम किसका होता है? सुनने का और देखने का, लेकिन जो देखना है वो मेन है। सीखने में जो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है हमारा ऑर्गन वो कौन सा होता है? वो होता है आंख, यानी देखना, दृष्टि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। शिक्षक का सर्वोत्तम गुण है, जो टीचर है उसका सर्वोत्तम गुण क्या है, क्या होना चाहिए? ऑप्शन है कठोरता, मतलब शिक्षक को जो क्या है कठोर होना चाहिए। ऑप्शन बी है शिक्षक को विषय ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन सी है शिक्षक को सहानुभूति होनी चाहिए। ऑप्शन डी है शिक्षक को क्रोध होना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? एक शिक्षक है, टीचर है, तो उसके पास सर्वोत्तम गुण क्या होने चाहिए? तो सी इसका राइट आंसर है सहानुभूति होनी चाहिए, यानी सिंपथी होनी चाहिए। बहुत लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे विषय ज्ञान, लेकिन सहानुभूति इसका राइट आंसर है। एक शिक्षक में वैसे तो कई गुण होने चाहिए, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं? सहानुभूति यानी सिंपथी। जो सिंपथी होती है वो शिक्षकों को छात्रों की भावनाओं, चुनौतियों और जो दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है। अगर एक शिक्षक सहानुभूति होगा तो उसे बच्चों को क्या, उसको भावनाओं, चुनौतियों और दृष्टिकोणों को समझने में मदद होगी, जो जिससे क्या होगा वो प्रभावी ढंग से जुड़ पाते हैं। विषय ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन सहानुभूति के बिना ज्ञान प्रभावी ढंग से पेश नहीं किया जा सकता। विषय ज्ञान क्या है, जरूरी है, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना सहानुभूति के ज्ञान को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, या फिर छात्रों को क्या है जो क्या है मोटिवेट या प्रेरित नहीं कर सकते। जबकि जो कठोर और क्रोध क्या है, ये सकारात्मक शिक्षा वातावरण के लिए सहायक गुण नहीं है। ये सारे क्या है सहायक गुण नहीं, कठोरता, क्रोध, गुस्से में क्या है बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सहानुभूति। उसके बाद विषय ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं।
ये जो पाठ योजना है उसका क्या उद्देश्य है? समय पास करना। ऑप्शन बी है व्यवस्थित शिक्षण देना। ऑप्शन सी है अंक बढ़ाना। ऑप्शन डी है पाठ समाप्त करना। पाठ योजना का क्या उद्देश्य है? तो 20 का राइट आंसर होगा व्यवस्थित शिक्षण। पाठ योजना का उद्देश्य क्या है? व्यवस्थित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। मूल्यांकन का सतत रूप क्या है? वार्षिक परीक्षा, मासिक परीक्षा, सीसी या फिर बोर्ड परीक्षा? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, लेकिन मैंने क्या है पिछले वीडियोस में, सॉरी, पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया है इसी वीडियो में। तो जो लोग मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, केयरफुल सुन रहे होंगे, तो उस वो लोग जरूर इसका आंसर कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं बता चुकी हूँ, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या है थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। किस टाइप की, मतलब अभी ऐसा नहीं कि बहुत लोग कमेंट कर देते हैं सिंगिंग डांसिंग, ऐसा नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड, किस एग्जाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। अधिगम का मतलब मैंने बताया था, जैसे कि शिक्षा। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? आयु, रुचि, बुद्धि या उपयुक्त सभी? तो डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि जब हमें शिक्षा लेनी होती है तो सही एज भी होना चाहिए उसके लिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, प्लस बुद्धि भी होनी चाहिए। अब आप लोग जैसे कि अब ऐसा तो नहीं कि बुढ़ापे में या फिर बहुत प्रौढ़ आयु, यानी जिसकी आयु ज्यादा हो जाती है 40, 42, 35, 32, अगर उस एज में अगर शिक्षा दी जाए तो उस टाइप का ना रुचि रहती है, ना उस टाइम पे बुद्धि थोड़ी अलग होती है, और वो सही एज भी नहीं होती है। तो सही एज भी होनी चाहिए शिक्षा लेने के लिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए और प्लस बुद्धि भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आदर्श शिक्षक वह है जो, आदर्श शिक्षक कौन होगा? जो डराता होगा, या फिर प्रेरित करता होगा यानी मोटिवेट करता होगा, या फिर पनिशमेंट देता होगा, या सिर्फ केवल पढ़ाता होगा? तो बी इसका राइट आंसर होगा। आदर्श शिक्षक कौन होता है? जो प्रेरित करता है, जो मोटिवेट करता है। केवल पढ़ाना ही एक आदर्श शिक्षक की पहचान नहीं है, जबकि क्या है, प्रेरित करना भी एक आदर्श शिक्षक की पहचान है, शिक्षक की पहचान है। पढ़ाने के साथ साथ उन्हें क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट भी करते रहना चाहिए, जिससे बच्चे क्या है, छात्र को क्या है, उस चीज में रुचि बनी रहे। अगले सवाल पे आते हैं। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। जो प्राथमिक शिक्षा होती है, ये जो 5th क्लास तक की जो शिक्षा होती है, मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, उसे हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। तो उस टाइम पे जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, हिंदी माध्यम होना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, या फिर संस्कृत होनी चाहिए? तो सी क्या है इसकी? राइट आंसर है। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। जो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम होता है वो कैसा होना चाहिए? तो वो मातृभाषा होनी चाहिए। जो प्राथमिक स्तर पे शिक्षा का माध्यम है
वो तो मातृभाषा होनी ही चाहिए, लेकिन बच्चे क्या अपनी मातृभाषा में जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से समझ पाते हैं और उन्हें याद भी रख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। बालक का सामाजिक विकास कब होता है? अकेले रहने से, समूह में रहने से, दंड देने से या फिर डर देने से, डर यानी भय देने से? बालक का सामाजिक विकास कब होता है? तो 20 का राइट आंसर है समूह में रहने से। बालक का जो सामाजिक विकास होता है वो समूह में रहने से होता है। अगर बच्चे को अकेले में रखेंगे तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। डराने से या फिर उसको पनिशमेंट देने से बच्चे नहीं सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? अगर बच्चों का ही ग्रुप हो तो बच्चे क्या उस चीज़ों से ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने का सर्वोत्तम वातावरण कैसा होना चाहिए? भयपूर्ण, तनावपूर्ण, लोकतांत्रिक या कठोर? तो इसका आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक। सीखने का सर्वोत्तम वातावरण क्या होता है? लोकतांत्रिक। यानी आज़ाद होना चाहिए, यानी उस पे किसी चीज़ का दबाव नहीं होना चाहिए, ना डर होना चाहिए, ना ही स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, ना दंड होनी चाहिए, किसी भी तरह का बच्चे पर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए क्या होना चाहिए? लोकतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रचनात्मक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है नकल से, ऑप्शन बी है नवीनता से, ऑप्शन सी है रटने से, ऑप्शन डी है अनुशासन से। तो 20 का राइट आंसर है नवीनता से। नई नई चीजों से क्या है, बच्चे रचनात्मक होते हैं। रटने से जितना हम रटाएंगे उतनी ही चीजें उन्हें याद होगी। नकल से तो बच्चा कुछ नहीं सीख सकता। अनुशासन से कुछ सीखता है, लेकिन अगर नवीनता कुछ चीजें नई नई बच्चों को बताई जाए, सिखाई जाए, तो उससे बच्चों का क्या है, माइंड क्रिएटिव होता है, थोड़ा रचनात्मक होता है, अलग अलग चीजों को अलग अलग ढंग से करने को सीखता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? आदेश देना, मार्गदर्शन करना, दंड देना या फिर डर पैदा करना? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो क्वेश्चन आप लोग को मैं दे चुकी हूँ, तो आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर और उसका भी आंसर क्या होगा। दोनों मैं बता चुकी हूँ, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मूल्यांकन का आधार होना चाहिए। मूल्यांकन का आधार कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम, शिक्षा की इच्छा, अनुमान या तुलना? तो ए क्या है इसका राइट आंसर है? पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। प्राथमिक कक्षा में गृह कार्य होना चाहिए। अधिक, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी रोचक व सीमित, ऑप्शन डी है बिल्कुल नहीं। तो सी इसका राइट आंसर है, रोचक व सीमित। जो प्राथमिक कक्षा होते हैं तो उसमें जो होमवर्क दिया जाता है बच्चों को वो कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए और सीमित होना चाहिए। बहुत ज्यादा बच्चे को दे देंगे तो बहुत ज्यादा भी बच्चों पे बर्डन नहीं डालना चाहिए, कठिन नहीं दे सकते हैं। जो चीजें हम सिखाते हैं उसी को क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या रोचक बना के देना चाहिए। अब बिल्कुल नहीं देंगे तो फिर बच्चा सीखेगा कैसे? तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रोचक व सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बालक के नैतिक विकास से संबंधित सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है प्याजे, ऑप्शन बी है कोहलबर्ग, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी स्किनर। तो 20 का राइट आंसर होगा कोहलबर्ग। बालक के नैतिक विकास से संबंधित सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने की प्रक्रिया क्या है? एक तरफा, द्विपक्षीय, सतत या अस्थायी? तो सी इसका राइट आंसर है सतत। सतत यानी कंटिन्यू, जो चीजें होती है उसे हम हिंदी में सतत कहते हैं। लगातार, सतत या फिर कंटिन्यू। सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो एक तरफा नहीं होती, ना ही द्विपक्षीय होती है, ना ही अस्थायी होती है। ये कैसी होती है? कंटिन्यू, यानी हम किसी भी चीज को कंटिन्यू सीख सकते हैं।
अब आते हैं अगले प्रश्न पे। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? नौकरी, परीक्षा या चरित्र निर्माण या फिर डिग्री? शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो सी इसका राइट आंसर है चरित्र निर्माण करना। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? चरित्र का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है नियंत्रण करना, ऑप्शन बी है अनुशासन करना, ऑप्शन सी है प्रभावी शिक्षण, ऑप्शन डी है दंड। तो सी इसका राइट आंसर होगा प्रभावी शिक्षण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बालक के भावनात्मक विकास में कौन सी चीजें सहायक होती है? ऑप्शन ए है प्रेम, ऑप्शन बी है भय, ऑप्शन सी है दंड, ऑप्शन डी है उपेक्षा। अगर बच्चों को भावनात्मक विकास देना हो तो उसमें क्या चीजें ज्यादा जरूरी? उसको प्रेम देंगे या उसको डराएंगे या फिर उसको पनिशमेंट देंगे या फिर उससे उपेक्षा करेंगे? तो ए क्या है इसका राइट आंसर है प्रेम। बच्चों को जितने प्यार से चीजें सिखाई जाती है उतना अच्छा बच्चा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने में सबसे अधिक स्थायित्व आता है? ऑप्शन ए है सुनने से, ऑप्शन बी है देखने से, ऑप्शन सी है करके सीखने से, ऑप्शन डी है लिखने से। सीखने में सबसे अधिक स्थायी आता है? तो सी क्या इसका राइट आंसर होगा करके सीखने से। किसी भी चीज को हम अच्छे से कब सीख सकते हैं? पहले उसको करेंगे उसके बाद सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। प्राथमिक शिक्षक को होना चाहिए जो प्राथमिक शिक्षा देते हैं उन्हें कैसा होना चाहिए? उन शिक्षक को उन टीचर्स को कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है तानाशाह, ऑप्शन बी मित्रवत, ऑप्शन सी है कठोर, ऑप्शन डी है निष्क्रिय। एक टीचर को जो प्राथमिक स्कूल के टीचर्स होते हैं उन्हें कैसा होना चाहिए? उन्हें तानाशाह होना चाहिए या उन्हें बहुत कठोर होना चाहिए या निष्क्रिय होना चाहिए या फिर घुल मिल के पढ़ाने वाले होना चाहिए एक मित्र की तरह? तो बी क्या है इसका राइट आंसर है मित्रवत। एक शिक्षक को मित्रवत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत विकास, ऑप्शन बी है समाज सुधार, ऑप्शन सी है धन अर्जन, ऑप्शन डी है प्रतियोगिता। शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? 20 का राइट आंसर है समाज सुधार। ऐसा नहीं कि समाज को बिगाड़ने का या समाज को खराब करने का उसका उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है, पर्पस है, एम है वो क्या है? समाज में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। बालक की रुचि का ज्ञान शिक्षक को होता है? ऑप्शन ए है परीक्षा से, ऑप्शन बी है अवलोकन से, ऑप्शन सी है दंड से, ऑप्शन डी है आदेश से। बालक की रुचि का ज्ञान शिक्षक को कैसे होता है? मतलब टीचर्स को कैसे पता चलेगा कि बालक को उस चीज में रुचि है या नहीं है? परीक्षा लेने से पता चलेगा यानी एग्जाम से पता चलेगा या फिर अवलोकन करने से, पनिशमेंट देने से या फिर आदेश देने से? तो बी इसका क्या राइट आंसर है? अवलोकन करने से। अवलोकन से बालक की रुचि का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। अधिगम में पुनरावृत्ति का क्या कार्य है? अधिगम यानी शिक्षा में पुनरावृत्ति का क्या काम है? ऑप्शन ए भूलना, ऑप्शन बी स्थायित्व, ऑप्शन सी भ्रम, ऑप्शन डी है तनाव। तो बी क्या है इसका राइट आंसर होगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? प्राथमिक शिक्षा का आधार है। प्राथमिक शिक्षा का आधार क्या क्या है? ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन बी है शिक्षक, ऑप्शन सी है बालक, ऑप्शन डी है परीक्षा। प्राथमिक शिक्षा का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है बालक। अगर प्राथमिक शिक्षा का आधार ही क्या है? बालक है। सिर्फ टीचर के रहने से बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। सिर्फ पाठ्य पुस्तक बुक्स वगैरह रहने से भी सिर्फ बच्चे नहीं पढ़ सकते। यह सिर्फ केवल परीक्षा से भी बच्चे नहीं पढ़ सकते। एक शिक्षा के लिए बच्चे का और शिक्षक का भी होना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की डीएलएड के क्वेश्चंस पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ लाती हूँ आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।